जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। और आज की इस क्लास में जनरल साइंस के पूरे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चंस अगर आप आज पढ़ लेते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल गर्दा उड़ा दोगे। तो कंप्लीट आपको शुरू से अंत तक देख लेना है। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए आज इस क्लास में ऐड किया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। बस सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो पहला क्वेश्चन है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। ध्यान से देखिएगा, जो बड़ी आंत होती है इसकी लंबाई आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी होती है। तो साथियों याद रखना, करेक्ट आएगा 1.5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, छोटी आंत की जो लंबाई है वो बड़ी आंत से अधिक होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 5 से 6 मीटर होती है, और वहीं अगर बड़ी आंत की लंबाई देखें तो बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। आप बोलोगे सर बड़ी आंत इसको बोल रहे हैं लेकिन उसकी लंबाई छोटी आंत से कम है, ऐसा क्यों? तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बड़ी आंत है ना, ये साथियों मोटी होती है, मोटी, ठीक है, और इसकी लंबाई कम होती है। जो छोटी आंत होती है ये बिल्कुल पतली होती है, इसीलिए इसकी लंबाई जो है अधिक होती है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी 1.5 मीटर, जो कि बड़ी आंत की लंबाई होती है। जीभ का कार्य क्या है? साथियों हमारे मुंह में, आप सभी में, सभी के पास जीभ है। तो ये जो जीभ है इसका कार्य क्या है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए में है भोजन में लाला रस को मिलाने में, बिल्कुल सही है। भोजन निगलने में, भोजन के स्वाद को अनुभव करने में। उपरोक्त सभी कार्य जो है जीभ का है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? देखिए, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में, है ना, सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? याद रखना, विखंडन कहलाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा अगला है, जलीय प्राणी कौन कौन से हैं? इनमें से कौन से जलीय प्राणी हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, मछली भी जलीय प्राणी है, कछुआ भी जलीय प्राणी है, मगरमच्छ भी जलीय प्राणी है। तो इसका आंसर आप क्या बताओगे कि सर उपरोक्त सभी तो जलीय प्राणी हैं, यानी ये सभी प्राणी जल में पाई जाती हैं, जल में रहने वाली हैं। तो सरल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? भाई बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो याद रखना, विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थॉमस अल्वा एडिसन। अगला है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, विद्युत सेल जो होता है ना, इसमें कितने टर्मिनल होते हैं? तो भाई 2 टर्मिनल होते हैं। राइट है ऑप्शन नंबर ए, 2 टर्मिनल। आगे देखिए, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? देखिए, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? याद रखना, सूर्य का प्रकाश। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास आज आप देख रहे हो। बहुत ही कम समय में जो है आप ये क्लास कंप्लीट देख लोगे। निम्न में से जलीय वनस्पति कौन सा है? देखिए, इनमें से जल में उगने वाला वनस्पति कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। हाइड्रीला और कमल ये दोनों जलीय वनस्पति हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। मरुस्थलीय वनस्पति इनमें से कौन सा है? यानी मरुस्थल में उगने वाला पादप या वनस्पति इनमें से कौन सा है? तो बरगद, कमल और नीम ये सभी साथियों आम जगह पर उगते हैं। आपके घर में अगल बगल आपने नीम, कमल, या देखिए कमल की बात करें तो ये तो जल में उगता है, लेकिन नीम और बरगद आपने देखा होगा अगल बगल में आपके जरूर ये पौधा होता है। लेकिन ग्वारपाठा आपके अगल बगल में नहीं होगा, क्योंकि ये जो ग्वारपाठा है ये जीरोफाइट्स कुल के पौधे हैं, यानी मरुस्थलीय वनस्पति हैं। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए, पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती है किसमें? तो भाई पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती है किसमें? तो भाई वही मरुस्थलीय पौधों में, यानी मरुद्भिद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। जैसे कि कैक्टस मरुद्भिद पौधा होता है, याद रखना उसमें कांटा होता है ना उसकी पत्तियों में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मलेरिया रोग का कारण क्या है? ध्यान से देखिए, मलेरिया रोग का कारण आपसे पूछा जा रहा है, जो कि होता है प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा रोग है जो कि भाई वायरस जनित है, यानी वायरस से होने वाला रोग? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एड्स, पोलियो,
खसरा। ये तीनों वायरस जनित रोग हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग की वाहक स्त्री होती है परंतु यह रोग नहीं होता है किसको? देखिए, हीमोफीलिया रोग की वाहक तो स्त्री होती है परंतु ये रोग जो है स्त्री को नहीं होता है। याद रखना, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी स्त्री को। किस रोग के हो जाने पर चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है? यानी इनमें से कौन सा रोग है जब वह रोग होता है तो जब चोट लगता है और रक्त निकलता है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो याद रखना हीमोफीलिया में ऑप्शन नंबर सी। अल्ट्रासोनोग्राफी में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अल्ट्रासोनोग्राफी में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आएगा पराश्रवी तरंगों का, ऑप्शन नंबर ए। शिशु लिंग का पता लगाने में प्रयुक्त की जाती है इनमें से कौन सी विधि? तो भाई शिशु का लिंग यानी पेट में जो बच्चा है वो नर है या मादा है, यानी लड़का है या लड़की है, इसकी प्राप्ति कैसे होती है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा। लेकिन ये हमारे भारत में क्या है? तो गैर कानूनी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का उपयोग किया जाता है किसमें? तो भाई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का उपयोग किस लिए किया जाता है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, हृदय पेशी क्षति को ज्ञात करने के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी जिसको आप ईसीजी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की थी? तो भाई डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने। राइट है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन हेतु आवश्यक तत्व क्या है? तो देखिए, भोजन को पचाने हेतु कौन सा एक तत्व है जो कि बड़ा ही आवश्यक होता है? याद रखना एंजाइम। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। स्तनधारियों में या स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यानी स्तनधारियों का जो मूत्र होता है उसमें प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? याद रखना यूरिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा यूरिया। विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किसमें होती है? तो देखिए, विटामिन ए जो है इनमें से किसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? करेक्ट आएगा गाजर में, ऑप्शन नंबर डी गाजर। आगे देखिए, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो भाई मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि जिसको अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और ये हमारे मस्तिष्क के आधार में मौजूद होता है। आगे देखिए, वृषण ग्रंथियां द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? वृषण ग्रंथि यानी ये मेल में होता है, पुरुष में होता है, और वृषण ग्रंथियों के द्वारा स्रावित जो हार्मोन है वो कौन सा है? तो देखो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? मान लेते हैं आप एक शाकाहारी हैं तो आपको आपके माफी चाहते हैं, आपके शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस आपको कहाँ से मिलेगा? तो भाई दूध से मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, दूध। चलिए आगे, प्रोटीन पूछता तो सोयाबीन से, ठीक है, और मछली तो मांसाहारी है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों, रडार का उपयोग जहाजों, वायुयान आदि को ढूंढने एवं उनको मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, डायबिटीज़ बीमारी शरीर के जिस अंग को प्रभावित करती है वह कौन सी है? यानी डायबिटीज़ बीमारी यानी शुगर की बीमारी में मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित किया जाता है? तो करेक्ट आएगा पेनक्रियाज ग्लैंड यानी अग्नाशय ग्रंथि को, जो कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इनमें से कौन सा रोग है जो पानी के माध्यम से होता है? तो साथियों, इनमें से कौन सा रोग है जो कि भाई पानी के माध्यम से होता है? देखो हैजा रोग। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी हैजा। आगे देखिए, आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? यानी इनमें से कौन सा यंत्र है जिससे आर्द्रता को मापा जाता है? चलिए सभी देख लेते हैं। बैरोमीटर से साथियों वायुमंडल या देखिए बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो भाई बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, ठीक है। थर्मामीटर से ताप मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। तो यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर से घनत्व को मापा जाता है जिसको आप बोलते हैं साथियों डेंसिटी, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर आएगा हाइग्रोमीटर, जिससे वायुमंडल में अपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है। आगे देखिए,
मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है कौन? तो मानवों में प्लाज्मोडियम संक्रमण को कौन उत्पन्न करता है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी। रेलगाड़ियों में, ठीक है, डायनेमोमीटर का प्रयोग होता है किसके लिए? तो साथियों देख रहे हैं रेलगाड़ियों में डायनेमोमीटर का प्रयोग पटरियों की अवस्था रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, नियॉन लैंप का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आएगा जॉर्जस क्लाड ने। याद रखिए जॉर्जस क्लाड जिन्होंने नियॉन लैंप का आविष्कार किया था। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया से घड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होगी? तो भाई जिस घड़ी में चाबी भरी जाती है उस घड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? करेक्ट आएगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। पहाड़ पर, देखिए पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है जिससे कि क्या हो? तो जब भी कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो वो आगे की ओर झुकता है, क्यों भाई? जिससे कि स्थायित्व यानी स्थिरता में वृद्धि हो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है कब? तो देखिए समुद्र के पानी का जो घनत्व है ये साथियों बढ़ता जाता है किसके कारण? तो भाई गहराई और खारापन बढ़ता है। जैसे जैसे गहराई और खारापन बढ़ता है वैसे वैसे समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वो भी बढ़ता है। आगे देखिए वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे क्या कहते हैं? देखिएगा वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आयन मंडल बोलते हैं यानी आयोनोस्फीयर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। चंद्र ग्रहण तब होता है जब क्या हो? तो साथियों चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा सूर्य व चंद्रमा के मध्य जब पृथ्वी आ जाए, यानी सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। आगे देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो भाई समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो साथियों हमेशा वास्तविक होता है, ऑप्शन नंबर ए वास्तविक। माफ करना वास्तविक नहीं यार, आभासी होगा ना, माफी चाहते हैं, आभासी होता है साथियों। ध्यान से देखिएगा समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल आभासी होता है। आगे देखिए दंत चिकित्सक का दर्पण कौन सा है? यानी दांत का जो चिकित्सक होता है, दांत का जो डॉक्टर होता है जिसको आप डेंटिस्ट बोलते हैं, वो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है? करेक्ट आएगा अवतल दर्पण का। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा चाहे दांत हो या कान हो या आँख हो या गला हो, इन सभी के जो डॉक्टर हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो वह प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए ध्वनि का परावर्तन के कारण। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबकों को या विद्युत चुंबकों के बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वह विद्युत चुंबक बनाने के लिए इनमें से किसका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो नॉर्म लोहा का यानी सॉफ्ट आयरन का। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो देखिए जल में घुलने वाला विटामिन होता है विटामिन बी और विटामिन सी। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में विटामिन बी दिख रहा है जो कि आपका करेक्ट आएगा। बाकी वसा में घुलने वाला विटामिन होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। याद रखिएगा हमारे भोजन में संरचनात्मक या संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा होता है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा विटामिन एवं खनिज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका वेदन क्षमता अधिक है? तो भाई सबसे अधिक वेदन क्षमता तो गामा किरण की होती है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी गामा किरण। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? तो देखिए सूर्य में जो ऊर्जा पैदा होती है वो किस प्रक्रिया से होती है? याद रखना हाइड्रोजन के संलयन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। यहाँ हाइड्रोजन का संलयन अगर आपको ऑप्शन में ना मिले तो नाभिकीय संलयन होगा, इसको देख लेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है? तो साथियों ग्लूकोमा और ट्रेकोमा ये सभी जो है ना आँख को प्रभावित करने वाली बीमारी है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना आँख। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ? तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? याद रखना यकृत में, ऑप्शन नंबर ए यकृत। शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है? तो भाई मानव शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है? तो वृक्क में यानी किडनी में। आगे देखते हैं आज के क्लास का आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए
आवश्यक यंत्र कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था बैरोमीटर से साथियों वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ द्रव घनत्व मापी लिखा हुआ है, इसको आप नहीं पढ़ना। वायुमंडलीय दाब को जो है ना बैरोमीटर से मापा जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। देखिए, प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल कितना हो, तो देखिए करेक्ट आएगा 17 मीटर। ठीक है, याद रखना न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, तभी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो वह जो वस्तुएं समुद्र में डूब जाती है उनका पता कैसे लगाते हैं? तो सोनार के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, सोनार। कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो इनमें से कौन सा डिवाइस है जो भाई विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? करेक्ट आएगा विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर सी। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है मंगल ग्रह को। आगे देखिए, उस ग्रह का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम से उदय होता है। वह इनमें से कौन सा ग्रह है जिसमें सूर्य पश्चिम से उदय होता है? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनस। यूरेनस यानी अरुण ग्रह में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन क्या है? तो साथियों कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन है सौर सेल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? साथियों देखना है आपको कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो वायरस के कारण नहीं होती है। खसरा, सार्स, चेचक ये सभी वायरस जनित रोग है। टाइफाइड जो है ना ये बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी जीवाणु के कारण, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। त्वरित ऊर्जा पाने के लिए एथलीट को क्या लेना चाहिए? तो भाई त्वरित यानी तुरंत ऊर्जा के लिए एक एथलीट को क्या लेना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना कार्बोहाइड्रेट। दूध का घनत्व निम्न उपकरण के द्वारा मापा जाता है, यानी दूध का जो घनत्व है निम्न में से किस उपकरण से मापा जाता है? तो देखो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोमीटर से। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखिए, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो भाई भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, याद रखिएगा। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो साथियों सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? याद रखना एक्टियोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना विलियम रॉन्टजन ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, रॉन्टजन। आगे देखिए, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो साथियों खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? याद रखना कैलोरी में, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर 1 कैलोरी। सर सीवी रमन को उनके इनमें से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो साथियों सर सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो याद रखना प्रकाश की प्रकीर्णन के आधार के लिए। आगे देखिए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी NCL ये कहाँ पर स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा पुणे में, ऑप्शन नंबर सी पुणे महाराष्ट्र। बेरी नामक रोग निम्नलिखित विटामिन की कमी से होता है। तो भाई बेरी जो रोग है ये विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है थायमिन, याद रखना थायमिन की कमी से। श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह कौन सा है? तो देखिए श्वसन प्रक्रम में वायु के किस घटक का प्रयोग होता है? तो साथियों याद रखना है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का। आज का अगला क्वेश्चन है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? तो भाई पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है कंपोस्ट, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। वह विटामिन जिसमें धातु आयन होता है, तो भाई इनमें से कौन सा विटामिन है जिसमें धातु आयन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी में विटामिन B12 आपको दिख रहा है। विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, और साइनोकोबालामिन में कोबाल्ट पाया जाता है जो कि धातु आयन है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? अब महासागर का जो जल होता है वो खारा होता है साथियों, तो महासागरों से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन विधि से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, आसवन, याद रखना है आपको। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? तो देखिए बेकिंग सोडा जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं होती है,
तो भाई इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं होती है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। दहन में भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, श्वसन में भी होती है, किण्वन में भी होती है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो साथियों आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली जो धातु है वह है तांबा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। पीएच प्रदर्शित करता है क्या? तो भाई पीएच मान जो है ये क्या प्रदर्शित करता है? तो देखो करेक्ट आएगा विलियम की अम्लता या क्षारकता। 7 से कम पीएच मान अगर रहेगा तो वो अम्ल होगा और 7 से अधिक होगा तो वो क्षार होगा। आगे देखिए, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होती है किस प्रकार से? तो भाई प्रोड्यूसर गैस जो होता है साथियों याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो मिश्रण होता है उसको हम जल गैस बोलते हैं। लौह अयस्क में लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। तो देखिए लौह अयस्क में लोहे का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? तो याद रखना उपचयन प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो भाई जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला जो यौगिक है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी है? तो भाई शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली जो गैस है वह साथियों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। डोलामाइट किसका अयस्क है? तो देखिए डोलामाइट जो है ये मैग्नीशियम का अयस्क होता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो देखिए वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? तो याद रखना यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपचयन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो साथियों याद रखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। उसमें से एक आपका ड्यूटेरियम होता है, ठीक है, दूसरा आपका प्रोटियम होता है और तीसरा आपका ट्राइटियम होता है। याद रखिए। खाद्य परीक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो भाई खाद्य परीक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला जो पदार्थ है वो है साथियों बेंजोइक एसिड यानी बेंजोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में काम में आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप क्या है? तो फोटोग्राफी में काम में आता है ये हाइपो। इसका रासायनिक सूत्र क्या, रासायनिक नाम क्या होता है ये पूछा जा रहा है। याद रखना सोडियम थायोसल्फेट। एस्पिरिन का रासायनिक संगठन क्या है? तो भाई एस्पिरिन ये किसका रासायनिक संगठन होता है? तो याद रखिएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक आघात वर्धीयता धातु कौन सा है? तो भाई सर्वाधिक आघात वर्धीयता धातु होता है आपका सोना। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो देखिए मानव रक्त का जो पीएच मान होता है ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फटाफट सभी साथी कमेंट कर दीजिए कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 3, 7.4, 12 या 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत किससे प्राप्त होता है? तो भाई लोह तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी हरी सब्जियां, जैसे कि पालक का पत्ता। अगला है, गैसोलीन को निम्नलिखित से मिश्रित करके गैसोहॉल बनाया जाता है, यानी गैसोहॉल को इनमें से किसके साथ मिश्रित करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो देखिए करेक्ट आएगा एथिल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो भोजन को पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है? तो याद रखिए विटामिन्स। ऑप्शन नंबर डी। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है? तो भाई आसानी से झाग नहीं देने वाला जो जल है वो साथियों कठोर जल कहलाता है। कठोर जल में आसानी से झाग नहीं होता है, याद रखना। निम्नलिखित में से जहरीला पदार्थ जो है तंबाकू, इसका मुख्य घटक क्या है? तो करेक्ट आएगा निकोटीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। देखिए ऐसा इकाई जो है, ऐसा इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, यानी लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आएगा डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी डायोप्टर। देखिए प्रेरक्त की यूनिट क्या होती है साथियों ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना प्रेरक्त की यूनिट क्या होती है? तो भाई याद रखिएगा हेनरी। ऑप्शन नंबर डी। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
करेक्ट आएगा पीसी कल्चर, यानी तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में जो मछली पाला जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो पीसी कल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है। तो साथियों, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है, तो याद रखना गुरुत्व केंद्र कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे मापने में होता है। याद रखिएगा, मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे मापने में होता है, तो करेक्ट आएगा गैसों का दाब को मापने में। अगला है, कीटों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं, तो भाई कीटों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा एंटोमोलॉजी। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है, ध्यान से देखिएगा, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है, तो जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन नंबर ए। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो भाई निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये दोनों आपको याद रखना है। आगे देखिए, आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में किसके कारण होता है, तो आकाश का रंग जो होता है नीला, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है कि रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व कौन सा है, तो रबड़ के वल्कनाइजेशन में जो तत्व प्रयुक्त होता है वो कौन सा है, याद रखिएगा सल्फर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा सल्फर। साथियों, क्लास कैसा लगा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो इस वीडियो को बिना लाइक किए हुए बिल्कुल मत जाना। साथ ही में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्लास कैसा लगा है और वर्तमान में अभी आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।